हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का जो पेपर है उसका हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका पार्ट है सेकंड। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं हम, जिसमें लगभग हमने 16 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 17 नंबर। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के किस टाइप के पेपर पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तो प्लीज़ गाइस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके ज़रूर जाइएगा। आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। दो बिंदु दे रखे हमें 3 - 1 8 9 को मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा y - x + 2 = 0 किस अनुपात में काटती है। अब देखो हमें यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु तो दे रखा है हमें जैसे 3 और -1, दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 8 और 9। हमने मान लिया कि ये जो रेखा है इसे k अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो अगर हम ये बिंदु ज्ञात कर लें, जैसे मान लीजिए हमने ये बिंदु मान लिए x और y। अगर हम ये बिंदु मान लें तो हमें पता है कि ये जो बिंदु आएंगे वो इस सरल रेखा को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। वो मान हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे माना k अनुपात 1 पर काटती है, अतः दिए गए बिंदुओं से विभाजन बिंदु हमने मान लिया, क्या मानना है हमने, अक्ष और y। अक्ष और y का मान क्या होगा, तो यहाँ से देखो हम विभाजन सूत्र लगा के विभाजन सूत्र लगा के यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा, k x1 + x2 अपॉन में k + 1, k y2 + y1 अपॉन में k + 1। यहाँ पे देखो हमारे पास मान है, x1 का मान है कितना, 3, x2 का मान है 8, y1 का मान है -1 और y2 का मान है 9। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से मान आएगा 8k + 3 k + 1 और यहाँ से मान आएगा 9k - 1 अपॉन में k + 1। अब देखो ये बिंदु है, दी गई रेखा को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। दी गई रेखा को संतुष्ट करता है, अतः ये मान रख देंगे हम, यानी y - x + 2 = 0। x y के स्थान पे रखेंगे 9k - 1 k + 1 माइनस 8k + 3 अपॉन में k + 1 + 2 = 0। इसे सरल करके हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, k का मान निकाल सकते हैं। तो देखो k का क्या मान आएगा, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, हो जाएगा 9k - 1 - 8k - 3। यहाँ पे इसे 2 से गुणा होगा, यानी 2k + 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो मान कितना आ गया, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा -1 - 3 और +2, यानी हो जाएगा -2 = 0, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 2/3। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा, अनुपात पूछा है। तो अनुपात हमने कितना माना था, अनुपात हमने कितना माना था, k अनुपात 1। अब हम k का मान रख देंगे 2/3 अनुपात 1, तो यहाँ से मान आ जाएगा 2/3, यानी ये इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2/3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यदि
यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल 0 हो तो इस अवकल समीकरण का हल होगा। अब देखो हमें अवकल कैसे इसका हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है डी एक्स स्क्वायर इक्वल इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तभी तो अवकलन हटेगा। समाकलन करने पर तो यहाँ से एक बार समाकलन करेंगे तो एक बार अवकलन हट जाएगा, मान आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस साइन का कितना हो जाएगा माइनस का कोस एक्स और प्लस में कितना हो जाएगा C1। अब यहाँ पे देखो यहाँ से डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस C1। पुनः समाकलन करेंगे क्योंकि एक बार हमें और हटाना है, y इक्वल लाना है। पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करेंगे तो इससे यहाँ से दोबारा से ये अवकलन से हट जाएगा। y इक्वल कितना आ जाएगा, कोस का क्या होता है साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा C1x प्लस C2। ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो वक्र दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1 के लिए वाई एक्सिस के समांतर अंतःस्पर्शियाँ होगी। अंतःस्पर्शी निकालनी है। देखो तो सबसे पहले तो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लघुत्तम लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1। इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वाई एक्सिस के समांतर अंतःस्पर्शी ज्ञात करनी है। वाई एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात के लिए y की उच्चतम घात के गुणांक को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो देखो हमें पता चल रहा है कि y की अधिकतम घात कितनी है 2। इसका गुणांक क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस ए। ये क्या हो जाएगी वाई एक्सिस के सापेक्ष अंतःस्पर्शी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन में हमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0 तथा मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल √37, मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल 3, मोड ऑफ सी वेक्टर इक्वल 4 हो तो बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के मध्य कोण होगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। हमें किसके मध्य कोण निकालना है, बी और सी के मध्य। तो ए को उधर भेज देंगे, यानी हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल माइनस ए वेक्टर। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर के सारे मान दे रखे हैं, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस इसे क्या ले सकते हैं हम 2 मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ सी वेक्टर कोस थीटा लिख सकते हैं इक्वल मोड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना आ जाएगा 37। यहाँ से देखो 2 इंटू मोड ऑफ बी का मान कितना है 3, मोड ऑफ सी का मान कितना है 4, कोस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 37। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, यानी यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 24
24 कोस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 12, यानी कोस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 12/24। कोस थीटा का मान कितना आ गया 1/2। हमें पता है कि 1/2 किसका मान होता है कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो गणित की एक समस्या 4 विद्यार्थियों ए बी सी व डी को दी गई है, जिनके इसको हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 व 1/5 है। प्रश्न के हल होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता पूछी हमें, तो अगर हम एक में से प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता घटा दें तो वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने प्रायिकता दे रखी है P ऑफ A दे रखा है 1/2। अगर हम P ऑफ A नहीं होने की प्रायिकता निकाले तो 1 - 1/2 यानी कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही P ऑफ B दे रखा है हमें 1/3, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 - 1/3 यानी कितनी हो जाएगी 2/3। ऐसे ही P ऑफ C दे रखा है हमें 1/4, तो नहीं होने की क्वेश्चन सरल नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 1/4 यानी 3/4। ऐसे ही P ऑफ D दे रखा है 1/5, तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से 1 - 1/5 यानी कितनी हो जाएगी 4/5। अब देखो हमें निकालनी है प्रश्न हल होने की प्रायिकता। प्रश्न हल होने की प्रायिकता, अगर हम इसमें से एक में से घटा दें, क्या घटा दें प्रश्न नहीं हल होने की प्रायिकता। प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता ये है कि कितनी है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो मान आएगा 1 - 1/5 यानी आंसर यहाँ से कितना आएगा 4/5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी प्रश्न हल होने की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, यदि ए की HP यानी हरात्मक श्रेणी का mवां पद n हो और nवां पद m हो तो r पद क्या rवां पद होगा। rवां पद निकालना है हमें। अब देखो जब भी आपको हरात्मक श्रेणी में दे रखा हो तो उसे आप समांतर श्रेणी में लेकर चलिए और लास्ट में क्या कर दीजिए उसका विपरीत कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले H हरात्मक श्रेणी के प्रश्न को हमेशा समांतर श्रेणी में हल करते हैं, तब क्या होता है थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी से थोड़ी सरल है और इसकी अपोजिट है, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे उसको चेंज कर देंगे। अब देखो हमें क्या दे रखा है mवां पद कैसे निकालते हैं a + m-1 × d कितना दे रखा है n, कितना दे रखा है n, हरात्मक में दे रखा तो समांतर में कितना हो जाएगा 1/n। दूसरा पद दे रखा है a + n-1 d = 1/m। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से d का मान निकाल सकते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस, तो a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा m-1 d माइनस n-1 d = 1/n - 1/m। यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं, d कॉमन लेने पे m-1 - n + 1 इक्वल, यहाँ से लघुत्तम लेंगे m n लघुत्तम ले लिया तो हो जाएगा m - n। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, d m - n इक्वल m - n अपॉन में आएगा m n, ये कैंसिल हो जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा 1/m n। अब देखो अगर हमारे पास a का मान ये मान हम इसमें रख दें, यानी या तो इसे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड,
तो देखो d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मान आएगा, देखो यहाँ से a प्लस m माइनस 1 इंटू में 1/m n इक्वल 1/n। यहाँ से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो am n प्लस m माइनस 1, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m n अपॉन में n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या मान बचेगा, हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a m n प्लस m माइनस 1 इक्वल m से m कैंसिल हो जाएगा, a m n इक्वल कितना आएगा 1, यानी a का मान कितना आ जाएगा 1/m n, ये आ गया। अब हमें देखो क्या निकालना है, आरवा पद निकालना है, आरवा पद निकालना है, वो भी किस में, हरात्मक श्रेणी में। तो हम क्या निकालेंगे, आरवा पद किसमें, समांतर श्रेणी में। क्या होता है समांतर श्रेणी का आरवा पद, a प्लस r माइनस 1 इंटू में d। a का मान भी हमारे पास कितना है 1/m n प्लस r माइनस 1 1/m n। अब देखो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मान आ जाएगा, देखो 1/m n, r से मल्टीप्लाई होगा r m n माइनस 1/m n, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो आरवा पद हमारा कितना आ गया, r/m n। अब हमें तो देखो किस में पूछा है, हरात्मक श्रेणी में। तो हरात्मक श्रेणी का आरवा पद कि क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो समांतर श्रेणी में होता है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यह जाएगा m n बट्टे r, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे देखो सारणी दे रखी है, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे सारणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो या तो हम क्या करें, इसे डायरेक्ट सारणी से सरल कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाकर इसे थोड़ा क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। यानी अगर हम रो r1 को चेंज करें r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी इसको अगर हम इसमें से सब में जोड़ दें तो क्या मान आएगा, देखो यह आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, r2 r3 ऐसा कैसा रहेगा, यानी c प्लस a प्लस b प्लस c प्लस a, b और ये हो जाएगा c। यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2 2 1, c प्लस a b प्लस सी b c, c प्लस a प्लस b, ये हमारा माना गया। अब देखो अगर मैं कैसे भी करके पंक्ति से स्तंभ को, स्तंभ से पंक्ति को, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। पंक्ति को पंक्ति से और स्तंभ से स्तंभ को गुणा करके घटा करके भाग देकर क्या कर सकते हैं, इसे सरल। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कौन सी प्रॉपर्टी लागू होगी, C1, अगर हम C1 माइनस C2 कर दें और C2 को चेंज कर दें किसमें, C2 माइनस 2C3 से, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगाएं तो मान क्या आएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी, पहला चेंज होगा, यानी इसमें से इसको घटाना है तो 2 में से 2 घटाएंगे, यानी 0, a माइनस बी माइनस सी, इसमें से इसको 2 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये भी 0, और ये c माइनस बी, a माइनस सी, और 1 b और c। अब देखो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इस सारणी को सरल करेंगे तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। a प्लस बी प्लस सी तो ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो हम ये पंक्ति लेकर सरल करेंगे तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ, तो ये कितना आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a माइनस बी, a माइनस सी, माइनस c माइनस बी माइनस सी। इसको गुणा कर लेते हैं, देखो गुणा करेंगे, इसको अंदर में डायरेक्ट गुणा करके बता देती हूँ, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना भी, आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है अंदर तो ये हो जाएगा a³ माइनस a² c माइनस a² b प्लस ac²
प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जितने भी मान हैं सारे कट जाएंगे, कौन कौन से बचेंगे, ए क्यूब, जैसे ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी है तो ये किससे कट जाएगा, ए स्क्वायर सी, दो ए स्क्वायर सी, ये देखो माइनस में ये प्लस में, ए स्क्वायर बी और ये प्लस में है ये माइनस में, ए सी स्क्वायर कहाँ पे है, ए सी स्क्वायर ये रहा, ए बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये रहा माइनस में, ऐसे ही बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ये रहा, देखो ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे बचेगा यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया सारणी का। लेकिन देखो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, किस वजह से, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई थी। जैसे यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा था, बल्कि आंसर में क्या आ रहा है ए क्यूब, तो इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया था, डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है वह है। देखो अधिगम के लिए आकलन जो किया जाता है वो होता है रचनात्मक आकलन। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे 25 नंबर का, एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु अक्ष 0 पर इसके वेग को dx/dt इक्वल कोस स्क्वायर पाई अक्ष से दिखाते हैं, तो पिंड निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा, यानी कभी नहीं पहुंचेगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो पिंड बिंदु अक्ष 0 पर कभी नहीं पहुंचेगा अर्थात क्या कह सकते हैं हम, इसका वेग क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ये मान आ रहा है 0, तो वेग क्या होता है dx/dt यानी कोस स्क्वायर पाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोस पाई एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं 0। हमें पता है कि कोस पाई बटे 2 का मान कितना होता है 0। यहाँ से दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो पाई एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, पाई बटे 2, पाई से पाई कैंसिल, यानी अक्स का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था कि क्या मान होगा अक्स का, तो 1/, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अक्ष 0 पर इसके वेग को, वेग दे रखा dx/dt से दिखाते हैं, तो पिंड निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। कब, किस बिंदु पर नहीं पहुंचेगा, अक्ष इक्वल 1/2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि z इक्वल x प्लस आयटा वाई तो एक त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष बिंदु z, आयटा z तथा z प्लस आयटा z का क्षेत्रफल होगा। अब देखो हमें यहाँ पे दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है और उसके शीर्ष दे रखे हैं, क्या क्या शीर्ष दे रखा है, यहाँ पे शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं हमें, एक तो दे रखा है, देखो इसके लिए निकाले z के लिए, तो यहाँ पे देखो अक्ष का मान कितना है, अक्ष का मान है z और 0। यहाँ पे दूसरे के लिए देखें तो y का मान कितना है, z है। c के लिए देखें तो z और z, हमने बिंदु मान लिए a, b और c। ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया o, ये हो गया x, ये हो गया y एक्सिस। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं, तो त्रिभुज के हमारे पास 3 बिंदु हो गई, 3 बिंदु हो गई ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2। अब देखो हम यहाँ से आधार निकालें, ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ये कितना हो गया 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से देखो अगर हम आधार निकालें, आधार क्या हो जाएगा बी सी इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी ए सी।
अब देखो हम यहाँ पे दूरी निकाल सकते हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाले तो यहाँ पे देखो मान कितना आएगा, हमें पता है जेड, ये हो जाएगा दो बिंदु के बीच की दूरी निकालें तो ये हो जाएगा जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से मोड ऑफ जेड आएगा, ये इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तब भी मोड ऑफ जेड आएगा, 1/2 इंटू मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ जेड, यानी क्या लिख सकते हैं 1/2 मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक कमेटी में 12 सदस्य हैं, 15 सदस्य, एक कमेटी में 15 सदस्य एक वर्ताकार मेज के चारों तरफ कितनी तरह से बैठ सकते हैं, जबकि अध्यक्ष के एक तरफ सचिव बैठेगा और दूसरी तरफ डिप्टी सचिव बैठेगा। अब देखो हमें यहाँ पे एक वर्ताकार क्या दे रखी है, मेज दे रखा है, ठीक है, जैसे ये हो गई हमारी एक वर्ताकार मेज। अब देखो हमें क्या कंडीशन दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा बैठा अध्यक्ष बैठा, तो क्या कंडीशन दे रखी है कि एक तरफ तो बैठेगा सचिव, जैसे मान लीजिए ये हो गया सचिव, और दूसरी तरफ क्या होगा हमारा यहाँ पे डिप्टी सचिव। अब देखो हमने क्या माना, अब कितने सदस्य बचे कमेटी से, 12 सदस्य बैठे, तो वो 12 सदस्य इस प्रकार से बैठेंगे, इधर बैठेंगे 12। अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, कुल सदस्य, अगर हम कुल सदस्य ना निकालें तो देखो इन तीनों को तो हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक, तो कुल सदस्य कितने हो गए, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे 12, और ये तीनों का यहाँ हो जाएंगे क्योंकि इनकी कंडीशन तो हमें फिक्स दे रखी है, कितने हो जाएंगे 12 + 1 कितने हो जाएंगे 13। अतः गोल मेज के चारों ओर बैठने का क्रम, क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल n-1 फैक्टोरियल, n का मान कितना है हमारे पास 13 - 1 यानी कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये तो हो गई चारों ओर बैठने का क्रम हो गया 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमें दो लोगों की कंडीशन दे रखी है, एक तो सचिव एक डिप्टी सचिव की। अब ये दोनों देखो एक दूसरे का स्थान भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें कुल तरीके बताने हैं। चूँकि सचिव व डिप्टी सचिव अपना क्रम परिवर्तित कर सकते हैं, अतः कुल तरीके कितने हो जाएंगे। अब दो व्यक्ति हैं जो अपना स्थान क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने टोटल हैं उनको 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2, इसे लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो लिमिट का है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा भाई, लिमिट का अब तक का सबसे सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखो दे रखा है a⁻x - b⁻x अपॉन e⁻x - 1 का मान है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अंश का भी अवकलन करना है और हर का भी अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर हम a⁻x - b⁻x e⁻x - 1, तो यहाँ से अगर हम अवकलन करें अंश और हर का तो क्या आ जाएगा, a⁻x का अवकलन क्या होता है, a⁻x log e a माइनस b⁻x log e b अपॉन e⁻x का अवकलन e⁻x और -1 का कितना हो जाएगा 0। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट रखें तो क्या मान आएगा, देखो लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा a⁻0 log e a माइनस b⁻0 log e b और e⁻0। अब देखो इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान हो गया 1, यहाँ से मान आ गया log e a और log e b। यहाँ पे log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा log e a बटा b। ये क्या हो जाएगा, लिमिट का मान हो जाएगा e⁻0
1 हो जाएगा। यहाँ से log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा a बटा e, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि tan x इक्वल b बटा a हो तो अंडर रूट a प्लस बी अपॉन अंडर रूट a माइनस बी प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर होगा। अब देखो थोड़ा इसे सरल कर लेते हैं, हमें जो दे रखा है उसे सरल कर लेते हैं। क्या दे रखा है, a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी। देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। अंडर रूट a माइनस बी और अंडर रूट a प्लस बी लघुत्तम ले लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी a प्लस बी और क्या आएगा a माइनस बी, बी माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा 2a। इसे देखो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आगे और सरल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 2a। अगर हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले तो a बाहर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। a से a कैंसिल, मान क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि b अपॉन ए इक्वल क्या है tan x, तो इसे क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो टेन में तो कोई है नहीं तो टेन को इसे खोल कर लिख देंगे, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 कोस एक्स का। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x का। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कोस 2x, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो समीकरण के निकाय दे रखे हैं कि अनंत हल होने के लिए के मानों की संख्या क्या होगी, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि के मानों की संख्या कितनी होगी। अब हम जानते हैं देखो यहाँ पे कि अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये सारे मान हम यहाँ से रख सकते हैं, यानी क्या होगा k प्लस 1 अपॉन में k इक्वल 8 बट्टा k प्लस 3 इक्वल 4k 3k माइनस 1। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। अगर हम प्रथम दो को लेके चलें तो प्रथम दो से क्या मानेगा, देखो k प्लस 1 बट्टे k इक्वल 8 बट्टा k प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 8k। यहाँ से मान आएगा k स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल 8k। यहाँ से देखो k में क्या आ जाएगी, द्विघात इक्वेशन आ जाएगी, यानी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा k माइनस 3 माइनस 1, यानी k माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो क्या मान आ जाएगी, एक तो आ जाएगा k माइनस 3 और एक आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल 0, यानी यहाँ से k के दो मान आएंगे 1 और 3। ये तो हो गई फर्स्ट से। अगर हम लास्ट दो लेके चले, अंतिम दो, यानी ये दोनों भी लेके चले अंतिम दो से, तो यहाँ से क्या मान आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 3k माइनस 1 इक्वल 4k k प्लस 3।
ये हो जाएगा 24k-8 इक्वल ये हो जाएगा 4k² प्लस 12k। यानी यहाँ से भी हमारी क्या आ जाएगी, k में एक द्विघात इक्वेशन k² - 3k + 2 = 0। इसके गुणनखंड करेंगे k² - 2k - k + 2 = 0। तो यहाँ से भी देखो k - 2 और एक हो जाएगा k - 1 = 0। k के दो मान आ जाएंगे, 1 और 1 आ गया 2। अब देखो यहाँ पे भी k का मान आ रहा है 1 और 3 और k का यहाँ पे भी मान आ रहा है 1 और 2। अब देखो अतः जो हल दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अतः जो हल दोनों में उभयनिष्ठ है वो हल क्या है, k = 1 है। तो यहाँ से हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे हलों की संख्या कितनी होगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि A B C हमें यहाँ पे सेट दे रखे हैं और पूछा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं हम A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, इसको इससे क्या करना है, गुना। तो ये हो जाएगा 1 2 1 3 4 2 4 3। दूसरा है A क्रॉस C, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। तो ये हो जाएगा 1 3 1 5 4 3 4 5। अब देखो हमें यहाँ पे दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और 3, क्या आ रहा है 1 और 3। दूसरा कॉमन क्या आ रहा है 4 और 3, दूसरा कॉमन आ रहा है 4 और 3। और कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, इन दोनों में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक ताश की पत्ती निकाली जाती है। एक जुआरी शर्त लगाता है कि ये पत्ता या तो पान का होगा या इक्का होगा। जुआरी के शर्त जीतने के विपक्ष में सहयोगानुपात होगा। अब देखो हमें पता है कि विपक्ष में अगर हमें सहयोगानुपात निकालना हो, विपक्ष में सहयोगानुपात, तो क्या फॉर्मूला होता है, सहयोगानुपात निकालना हो तो जीतने की कंडीशन, नहीं जीतने की कंडीशन अपॉन में जीतने की कंडीशन की क्या करेंगे, प्रायिकता। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - P ऑफ A और ये हो जाएगा P ऑफ A। अब देखो हमें अगर यहाँ पे अगर हम P ऑफ A यानी प्रायिकता निकाल लें तो क्या मान आएगा, देखो P ऑफ A। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, देखो जुआरी ने, जो जुआरी शर्त लगाता है वो क्या कहता है कि ये पत्ता या तो पान का है, पान का मतलब 13 पत्ते होते हैं पान के, तो 13/52। या क्या है, या का मतलब क्या होता है, प्लस। या क्या है, इक्का, इक्का कितने होते हैं, 4/52। अगर हम इसमें से 1/52 निकाल दें, क्योंकि हमने तो एक ही पत्ता निकाला है, देखो ताश के पत्तों में से एक ही ताश का पत्ता निकालना है, तो -1/52 घटा दें तो यहाँ से मान आएगा 52। तो हमने लघुत्तम ले लिया, ये हो गया 13 + 4 - 1, तो ये हो जाएगा 16/52। तो यहाँ से मान आ जाएगा 4/13। अब हमें तो निकालना है विपक्ष में सहयोगानुपात, तो यहाँ पे विपक्ष में सहयोगानुपात, सहयोगानुपात कितना हो जाएगा विपक्ष में, वो हो जाएगा 1 - 4/13 अपॉन में 4/13। तो ये हो जाएगा 13 - 4/13 और ये हो जाएगा 4/13। 13 से 13 कैंसिल, यहाँ से मान कितना आएगा, 9/4। तो अनुपात लेना है, अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा 9/4। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि
p+4, p+14 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो p के कितने भिन्न मान होंगे, यानी हमें बताना है। अब क्या दे रखा है देखो, p+4, p+14 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें पता है 100 से पहले अभाज्य संख्याएं, 100 से पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 भी हो जाएगा, 83 हो जाएगा और 89 हो जाएगा और 97 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं क्या होती है, 100 से पहले सभी अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखो अगर हम p का मान यहाँ पे रखें 2, तो 2 रखने पर देखो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा और 1 क्या आएगा, 16। अब देखो ये मान रखा हमने, p इक्वल कितना रखा, 2, तो ये मान आया। तो क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। p इक्वल अगर हम रखें 3, तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से 3 आएगा, 1 क्या आएगा, 7 आएगा और 1 कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखो ये तीनों क्या आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा, 3। दूसरा अगर हम p रखें 5, तो यहाँ पे देखो 5 रखें, 5 रखने पर 5, 9 और ये कितना आ जाएगा, 19। अब देखो 5 और 9 ये 19 है, ये तो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्या 9 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 9 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम p इक्वल 7 रखें, p इक्वल 11 रखें, तो किसी में भी भाज्य, ये तीनों अभाज्य संख्याएं नहीं आएगी। बस एक ही कंडीशन पर अभाज्य संख्या आएगी, जब हम p इक्वल कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। p इक्वल कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ओनली कितने हल हो जाएंगे, p के विभिन्न मान कितने होंगे, 1 होंगे। विभिन्न मान कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन है। तो हमें, अगर आपने अच्छे से टीचिंग मेथड वाला टॉपिक क्लियर कर रहा है तो बहुत बार पढ़ा होगा 5 पदीय उपागम, तो वो है हर्बर्ट। कौन है, हर्बर्ट। और कौन कौन से पद है देखो, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली क्या क्या है, जिसमें 5 पद है। एक तो फर्स्ट है वो है प्रस्तावना, सेकंड पद है प्रस्तुतिकरण, थर्ड पद है तुलना, फोर्थ पद है सामान्यीकरण और फिफ्थ पद है वो है प्रयोग। वो कौन सा है, प्रयोग। तो ये पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी, उसके प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, गणित के एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया कि व्यंजक 4x² + 17y में y का गुणांक है। अब देखो हमें यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि y का गुणांक कितना है, 17 है। ठीक है, अब ये इस प्रश्न का मूल्यांकन करता है ज्ञान का, अवबोध का, अनुप्रयोग का और विश्लेषण का। याद की गई तथ्य के आधार पर आंसर देना, यानी हमें ये बात याद है कि व्यंजक कौन सा होगा, 17 होगा। यहाँ पे सॉरी व्यंजक की है, उसमें y का गुणांक कितना होगा, 17 होगा। तो याद किए गए तथ्य के आधार पर उत्तर देना
उत्तर देना क्या कहलाता है? अवबोध। अवबोध का मूल्यांकन कराता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि हम यहाँ पे इस प्रश्न का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो वो क्या होता है? अवबोध का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 18 19 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और 2018 में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया पेपर है उसके 35 क्वेश्चन अब तक हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।